जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने पुंछ सेक्टर के कृष्णागति सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सोमवार सुबह दूसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत उस समय हुई है। पाकिस्तान रविवार रात से अब तक 2 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। जिले के बीजी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सोमवार सुबह 6 बजे फिर बिना उकसाने के फायरिंग शुरू हो गई, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। इससे पहले रविवार रात 12 से 12:30 बजे के बीच में भी पाकिस्तान की ओर से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग हुई थी। सीमा के उस पार से सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना इस इलाके में हाई अलर्ट पर है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर सेना ने घंटों चली मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। सेना ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में हथियारों की भारी भरकम खेप के साथ घुसपैठ कर रहे करीब 1 दर्जन आतंकियों की सेना के सतर्क जवानों के आगे एक न चली। वहीं सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ आग उगली है। गिलानी ने कहा है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का झंडा 1947 से लहरा रहा है और यह आगे भी लहराता रहेगा। अली शाह गिलानी ने कहा है कि हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं है। गिलानी ने कहा है कि घाटी के लोग कश्मीर में उसकी रैलियों में पाकिस्तान का झंडा फहराते रहेंगे और पड़ोसी देश को अपना शुभ चिंतक करार दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी ने अपने घर पर एक समारोह के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी झंडा फहराए गए हैं और इंशाअल्लाह भविष्य में भी यह फहराए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी व हितैषी है। झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आएंगे भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक हमारे काज की हिमायत करता चला आ रहा है। उसने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम हिंदुस्तान के लिए हमेशा बड़ा चाहते हैं। हमें इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए कि इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने जो अपने वतन को खुदा बनाया है और फिर उसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हुए गाय पर भी पाबंदी लगाते हैं कि इसका गोश्त न खाया जाए। वहीं गिलानी के इस बयान पर नेताओं ने कहा है कि इस तरह के बयान कश्मीर के विकास में बाधा डालते हैं और ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक जो मुझे कभी कभी दिखता है कि गिलानी साहब जैसे लोग या उस तरह के जो अलगाववादी ताकतें हैं, वो ताकतें जो है वो कश्मीर के विकास में बाधा पैदा करना चाहती हैं। कश्मीर की तरक्की, कश्मीर के लोगों की तरक्की उनको सूट नहीं करती। और जब भी कश्मीर शांति के साथ तरक्की के रास्ते पे चलना चाहता है तो इस तरह की अलगाववादी ताकतें, इस तरह की शैतानी ताकतें कश्मीर के विकास के रास्ते में रोड़ अटकाती हैं। ये पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते, बल्कि विनाश का झंडा लहराते हैं। और इस तरह के झंडे लहरा करके वो कश्मीर के लोगों के शांतिपूर्ण माहौल को, कश्मीर के लोगों के विकास के माहौल को, कश्मीर के लोगों की तरक्की के माहौल पे स्पीड ब्रेकर बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो। निरंतर रोज कोई न कोई घटना होती है। पाकिस्तान के झंडे वहां पर फहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पक्ष में नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। और जिलानी ने कहा है कि इसी तरह से झंडे फहराते रहेंगे, इसी तरह से नारे लगते रहेंगे। तो अब तो केंद्र सरकार और इनकी अपनी सरकार ये होश में आए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।
देखिए, वो उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, बेनिफैक्टर है। अगर पाकिस्तान उनका इतना ही बेनिफैक्टर है, उनको इतना लगाव है पाकिस्तान से, तो चले जाएं पाकिस्तान। यहाँ क्यों है वो? यहाँ से हिंदुस्तान का पासपोर्ट मांग रहे हैं, हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमें पासपोर्ट दिया जाए। हमसे वो सारी सहूलियतें, सारे ह्यूमन राइट्स, सारे लॉज, सारे लेजिस्लेशन कश्मीर पे लागू कराया जाए। कश्मीर पे नहीं, गिलानी साहब पे। यहाँ से वो हिंदुस्तान के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये जो दोनों मतलब जो ये दोनों पोजीशंस हैं, इनको रिकंसाइल करने की बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वो हमेशा बोलते आ रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में स्कोर डिस्कोथेक के सामने की पार्किंग में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवती सहित 3 लोग घायल हो गए। हमलावर कार में सवार थे, वह मौके पर ही गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी की नंबर प्लेट भी गायब है। पुलिस के अनुसार यह वारदात रविवार देर रात 3 बजे हुई। डिस्कोथेक के बाहर पार्किंग में 4 युवक सिगरेट पी रहे थे। इस दौरान पास वहां डिस्कोथेक के बाउंसरों ने उन्हें सिगरेट पीने से रोका। इस पर गुस्साए युवकों में से एक कार से पिस्तौल निकाल लाया। उसने एक के बाद एक 5 फायर कर दिए। इस फायरिंग में पास ही मौजूद 3 लोग घायल हो गए। इनमें 2 युवक और एक युवती शामिल है। घायलों में एक बाउंसर भी शामिल है। फायरिंग होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख हमलावर अपनी कार वहीं छोड़कर भाग निकले। मौके पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर रोशन लाल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को तत्काल GMSH 16 में भर्ती कराया। वहां उनकी हालत नाजुक बनी है। हालांकि अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चंडीगढ़ के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के वुमेन सर्जन्स के चेंजिंग रूम में मोबाइल कैमरा पाए जाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। सेक्टर 32 में स्थित इस अस्पताल में महिलाओं के चेंजिंग रूम में मोबाइल छिपाकर रखा गया था, जिसका रिकॉर्डिंग मोड ऑन था। बता दें कि शनिवार को डे एंड नाइट टीम ने इस वारदात का खुलासा किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक निर्मल लाल के खिलाफ IPC के सेक्शन 354C 511 के तहत सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस सेल फोन को आगे की जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं आरोपी ने रविवार देर रात को सरेंडर कर दिया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, अस्पताल के नर्सेज के जो चेंजिंग रूम है उसमें से मोबाइल मिला है जिसमें रिकॉर्डिंग मोड जो है वो ऑन था, तो बहुत ही गंभीर मामला जो है वो जो है सामने आया है। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो खुलासा सामने आया है तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस जो है इस जांच में जुट गई है कि ये कितने दिनों से जो है ये चल रहा था और कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा खुलासा है, जिस तरह से नर्सिस का चेंजिंग रूम है वहां पे हर डिपार्टमेंट में, जिस तरह से ये लेबर रूम का डिपार्टमेंट था जहां पर ये कैमरा जो है छुपा के रखा गया था, उसी के साथ कई जगह जो है रूम बने हुए हैं, चेंजिंग रूम, डॉक्टर्स के चेंजिंग रूम बने हुए हैं, नर्सिस के चेंजिंग रूम बने हुए हैं, स्टाफ के चेंजिंग रूम है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुलासा सामने आया है। हालांकि ये हमारी टीम ने जो है इसका कल खुलासा किया था, तो कल जब ये सामने आया था मामला, तो पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके छानबीन शुरू करी थी। तब सारा मामला सामने आया था कि ये मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी और 2 घंटे की रिकॉर्डिंग ऑन थी, और जो कैमरा किसी और का नहीं बल्कि उसी के स्टाफ का एक स्वीपर निर्मल लाल उस पर्सन का था। और हालांकि वो वहां से फरार हो गया था जब ये हंगामा मचा, तो वहां से वो फरार हो गया था। उसके बाद जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो ये हालांकि मामला जो है दबाने की कोशिश जरूर की जा रही थी, लेकिन जब ये मामला उछला, जब हमारी टीम ने पूछताछ की करी गहन साह से और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, तो ये सामने आया मामला कि ये जिस तरह से रिकॉर्डिंग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर देर रात जो है आरोपी ने भी जो है सरेंडर कर दिया था, उससे भी पूछताछ जो जारी है। अब पुलिस ये जुटाने में लगी है कि आखिर ये कब से जो है, कितने दिनों से जो है ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, और आगे इसने कौन कौन इसमें स्टाफ के लोग और कौन कौन से लोग शामिल हैं और किन किन का हाथ है, और उन्होंने वीडियो क्लिप पहले भी बनाई है नहीं बनाई है, इन सभी चीजों को लेकर एक फॉरेंसिक टीम ने जो है एक जांच बिठा दी है। और उसको जांच को लेकर जो है अब पुलिस तैयारी में है
कि आगे कौन कौन सी धरपकड़ जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें अस्पताल प्रशासन की तो एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी घटना है ये एक के चेंजिंग रूम में जो है वो मोबाइल पाया गया है जिसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही थी। तो ऐसे में पुलिस जो अस्पताल प्रशासन है उनका क्या कहना है? बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन की अगर हम बात करें कविता तो एक हड़कंप सा मच गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी यहाँ पर क्योंकि स्टाफ की बात आ जाती है और स्टाफ ने जिस तरह से यहाँ पे एचओडी से हमारी बात हुई है, डॉक्टर गगनेजा हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने पुलिस को मामला दर्ज करवा दिया है और आरोपी की शिनाख्त भी करवा दी है। हालांकि अब पुलिस जो है वो करेगी, लेकिन जो है यहाँ पर निर्देश दिए हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की जा रही है, जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंदर ये जो है निर्मल लाल जो काम करता था, उससे भी जो है पूछताछ जो की जा रही है। तो इस पे साफ तौर पे यहाँ पर पूरा अस्पताल प्रशासन भी सत्ते में है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काम कर रहा है कि आखिर कौन कौन से और भी लोग हो सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन एक तरफ से जो है बचने की कोशिश की जा रही है मीडिया से, कुछ भी जवाब जो है सेटिस्फैक्टरी जो है वो नहीं दिया जा रहा। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चेंजिंग रूम में कैमरा पाया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। चंडीगढ़ में आज होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक में रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील प्रकरण की दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाए जाने के फैसले पर मुहर लग सकती है। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन जांच आयोग की टर्म्स एंड रेफरेंस आदि पर अंतिम रूप से औपचारिक फैसला कैबिनेट में ही होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। इनमें कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर टीचर, गेस्ट टीचरों आदि के लिए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। सीएम इन्हें पहले ही भरोसा दिलवा चुके हैं कि नए सिरे से आवेदन करने पर अनुभव और आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। हरियाणा में वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि, शूटर गगन नारंग को इनाम की बकाया राशि का मामला, पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करके इंटरव्यू समाप्त करना, हरियाणा राजभवन में ज्वाइंट सेक्रेटरी इंद्रजीत सुखीजा की रीअपॉइंटमेंट का मामला इस मीटिंग में विचारा जा सकता है। पंजाब के बरनाला से किला हकीमा में नहर में नहाने आए 3 बच्चे पानी में डूबे। यह बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दरअसल यह बच्चे किला हकीमा में रजवाहे में नहाने आए थे, पर रजवाहे में पानी ना होने के चलते यह बच्चे नदी में नहाने चले गए और पानी ज़्यादा होने के कारण तीनों बच्चे नदी में डूब गए। वहीं गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। घटना जी 12 बजे दी दिने 12 बजे ये बच्चे सूए ते नहाउण आए सीगे, उत्थे पानी मिल के सूए बंद सीगे। ये कहंदे चलो आए भी नहर ते नहा लैने जी। उस तो बाद एक बच्चा उतर गया ना, मतलब कि नहर पक्की सीगी, एक बच्चा उतरिया तो ऑटोमैटिक में थल्ले चला गया, डूंगी सी नहर। तो दूसरा बन लगे, दूसरा भरा फड़न लग गया तो वो भी हत्थ फड़ के पिछे लग पिया। और तीसरे ने मतलब कि वो सिरधा पिछों परना जा सिट्टा, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ जी। हिसार के गांव सदरपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। आरोपी की उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार आरोपी बच्ची को देर रात बहला फुसला कर ले गया और उसने बच्ची को कमरे में बंद कर बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची को ढूंढते हुए जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो बच्ची एक बंद कमरे से मिली, जबकि आरोपी मौके से फरार था। वहीं बच्ची को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए जाएंगे। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और वो शाम के समय अपनी नानी के पास चली गई। उसके मामी और मामा ये इंतजार में रहे कि वो नानी के घर गई हुई है। शाम को जब वो खाना देने के लिए नानी के घर पहुंचे तो वहाँ पर वो की नहीं मिली। उसके बाद उसकी तलाश की गई। हमारे पास सूचना आने पर हम उसको तुरंत
सिविल हॉस्पिटल आदमपुर में लेकर गए। उस लड़की की मामी का बयान लिखा। बयान लिखने के उपरांत हमने इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है और तफ्तीश जारी है और दोषी को भी हमने राउंड अप कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए एक दिवसीय साइकिल रैली आयोजित की गई। इस 12 किलोमीटर लंबी साइकिल इवेंट रैली में 100 से ज़्यादा युवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में साइकिल को परिवहन के साधन के रूप में साइकिल चालन के रूप में अच्छी तरह से फिटनेस को बढ़ावा देना है। यह रैली ICE इनिशिएटिव द्वारा आयोजित की गई। इस रैली के दौरान आयोजकों का कहना था कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि साइकिल को प्रमोट करना प्रदूषण रहित समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ये हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो शिमला में फिटनेस के तहत कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और खेलने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, तो एक साइकिलिंग ऐसा मोड है जहां वो अपनी साइकिलिंग से अपने बिल्ड, अपनी फिजिक को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, उनके अवेयरनेस बढ़ रही है, एक कम्यूटिंग आने जाने के लिए एक साधन, जैसे बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो एक उसके माइंड में आ रहा है कि साइकिल्स अब इस तरीके की आ गई हैं जो कि हिल्स में भी चलाई जा सकती हैं और आने जाने के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लोगों का, बच्चों का पैशन जा रहा है मोटरसाइकिल्स की तरफ। साइकिलिंग इज ए स्पोर्ट, इसमें रिस्क भी होता है और मज़ा भी होता है। अगर आजकल हम इतनी गाड़ियों में पेट्रोल वेस्ट करते हैं, सब कुछ वेस्ट करते हैं, हम ये भूल चुके कि हमारे अंदर एनर्जी भी है। साइकिल रिस्की होती है, कार भी रिस्की होती है, एवरीथिंग इज रिस्की, बट साइकिल इज दैट वी वांट एनर्जी इन आवरसेल्व्स। बिलासपुर जिले के ब्रह्मपुखर में से 2 किलोमीटर आगे पंजौग में एक स्कॉर्पियो कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी घायल बिलासपुर जिले के रघुनाथपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसों के लेन देन के चलते यह लोग शिमला में अपने वकील से मिलने जा रहे थे। तभी पंजौग के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं कार में 8 लोग सवार थे जो घायल हो गए, जबकि एक की अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। आज से आपको अपनी कुछ ज़रूरतों और शौकिया चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादा दाम चुकाने होंगे और इसकी वजह है सर्विस टैक्स का बढ़ना। आम बजट में सरकार ने सर्विस टैक्स की दर को 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया था, जो आज से लागू हो रही है। आज से रेस्टोरेंट में खाना, सैर सपाटा, ट्रेन में AC कोच में सफ़र करना और मोबाइल का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही फ्लाइट्स के टिकट, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बैंकिंग सेवाएं, एडवर्टाइजिंग और क्रेडिट कार्ड समेत कई सेवाएं आज से महंगी हो जाएंगी। शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करना और सैलून, ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल भी आज से महंगा हो रहा है। दूसरी ओर सरकार द्वारा सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करने पर राजनीतिक दल भी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे। सब्जियां महंगी, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा तो उस दर से बढ़ गया, जब घट रहा था तो उस दर से नहीं घटा। तो 1 साल तक सारे रिक्रूटमेंट पर पाबंदी, 1 साल से अब तो ज़्यादा हो रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात इन्होंने की थी। तो अच्छे दिन तो बड़े लोगों को के लिए, अमीर लोगों के लिए आ रहे हैं और गरीब लोगों के लिए परेशानी के दिन आ गए हैं। Definitely this is another assault on the common people. Because the budget session was over and
after the budget session, when the parliament is to meet for monsoon session, the government comes out and announces fresh taxes, particularly the service tax. How far they can justify this? It is an assault on the very ordinary people. और क्लियर मेजॉरिटी में सरकार आने के बावजूद भी अभी तक देश के गरीब जनता के लिए कुछ किए हैं ऐसा नहीं लगता है। बाकी ये गरीब जनता के बारे में बोलते हैं कि 12 रुपया प्रीमियम में हम 2 लाख रुपया इंश्योरेंस देंगे, तो वो किसके लिए है? 12 रुपया लेते हैं और कितने साल के लिए वो सारे मेंशन किए हैं, लेकिन कितना लोगों का एक्सीडेंट में डेथ होता है ये स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास है। ये सब क्या है? इससे गरीब जनता का, और इसी क्षेत्र में कई करोड़ लोग लगे हुए हैं, उसी में ही आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हो। केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुखों के बारे में फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की आज बैठक होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आज होने जा रही बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाई गई है, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म पहुंचे हैं। राष्ट्रपति स्वीडन और बेलारूस की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुखर्जी की इस यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म पहुंचने के बाद राष्ट्रपति वहां के महाराजा और महारानी से मुलाकात करने के साथ साथ प्रधानमंत्री स्टीफन लिवेन, विपक्षी नेता अन्ना कोर्नबर्ग बेट्रे और साथ ही स्वीडिश संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। स्वीडन की 3 दिन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति यूरोप के प्रसिद्ध और प्राचीनतम यूनिवर्सिटी को भी देखने जाएंगे। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।